शेयर बाजार ने आज नया ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 75,679 के स्तर पर पहुंचा और वहीं निफ्टी ने भी 23,043 का ऑल टाइम हाई बनाया और अभी सेंसेक्स में 150 अंक और निफ्टी में 50 अंक से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। इससे पहले 24 मई और 23 मई को भी शेयर बाजार ऑल टाइम हाई बनाया था। तो देखिए, आपको ये बड़ी खबर बता दें शेयर बाजार से जुड़ी हुई, जहां पर आज शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 75,669 का स्तर तक पहुंच चुका है और वहीं निफ्टी ने भी 23,043 का ऑल टाइम हाई बना लिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विष्णुदेव साय सरकार करेगी जन समस्याओं का तत्काल समाधान। मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक नोडल और अपीलीय अधिकारियों की होगी नियुक्ति। अफसरों की जिम्मेदारी की जाएगी तय और 15 दिन के अंदर अधिकारी समस्या का समाधान करेंगे। जन चौपाल पोर्टल से जनता की समस्या का निदान होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, विष्णुदेव साय सरकार भी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा के तहत जो मतदान होने थे छत्तीसगढ़ में संपन्न हो चुके हैं और अब आखिरी चरण बचा है। ऐसे में विष्णुदेव साय जो प्रचार पर थे अलग अलग राज्यों में, वो भी अब रायपुर लौट आए हैं और अब वो जन समस्याओं को सुनेंगे और उसका तत्काल समाधान करेंगे। मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक नोडल और अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाएगी इसके लिए और अफसरों को जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। 15 दिन के अंदर अधिकारी समस्या का समाधान करेंगे। जन चौपाल पोर्टल से जनता की समस्या का निदान होगा। तो देखिए, जन चौपाल पोर्टल की तैयारी भी यहाँ पर कर रही है सरकार कि किस तरह से पोर्टल के जरिए जनता का समाधान किया जाए, समस्या का, जनता की जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से, जहां पर विष्णुदेव साय सरकार अब जन समस्याओं का तत्काल समाधान करेगी। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ खोमन साहू लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी मैं। खोमन, सरकार जो है अलग अलग कवायद कर रही है लोगों तक पहुंचने की और उनकी परेशानी को सुलझाने की। ऐसे में जन चौपाल पोर्टल की बात सरकार अब कर रही है कि जनता की समस्या का समाधान बस 15 दिन में हो जाएगा। क्या कुछ तैयारी है इसके लिए? देखिए, निश्चित तौर पर प्रतिज्ञा देखा जाता है कि जो सरकार के लिए जो आम जनता है वो अलग अलग समस्या लेकर पहुंचती है और समस्या जब लेकर पहुंचा जाता है तो उस समस्याओं का हल नहीं होता। बहुत बार सरकार में हमने देखा है छत्तीसगढ़ में ही, लेकिन अब विष्णु सरकार ये चाहती है कि जो भी समस्या लेकर आम जनता सरकार के पास आए 15 दिनों में उन समस्याओं का हल हो जाना चाहिए और यही कारण है कि पोर्टल तैयार किया जा रहा है। उसके लिए अलग अलग मॉनिटरिंग करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है, एक तो अलग अलग विभागों को जो है पारदर्शिता लाई जा रही है ताकि आम जनता को किसी तरीके से दिक्कत ना हो। दूसरी ओर जिस तरीके से समस्या लेकर जनता पहुंचती है उनकी समस्या को 15 दिन के अंदर ही अब साय सरकार दूर करने जा रही है और यही कारण है कि तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया। उसके लिए पोर्टल बनाया जा रहा है ताकि जो आम जनता अपनी जो समस्या लेकर जो निवेदन जो आवेदन करती है उसको कहां तक वो प्रोसेस पहुंचा है, कहां तक मॉनिटरिंग किया गया है, उसकी भी जानकारी आम जनता को सीधे तौर पर मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है बड़ी पहल है और अच्छा पहल है। इससे कहीं ना कहीं आम जनता सीधे सरकार से जुड़ सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल खोमन, लेकिन जो नोडल अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति होनी है और ये पोर्टल जो है वो कब तक तैयार हो जाएगा? क्योंकि लोगों के पास समस्याएं बहुत होती हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं और जब ये खबर लोगों तक आई होगी तो उनमें जरूर एक ये उम्मीद की किरण नजर आई होगी। तो कब तक ये शुरू हो जाएगा, ये भी आप जरूर बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, प्रतिज्ञा 15 दिनों के अंदर इसको बनाने का दिशा निर्देश सरकार की ओर से दिया गया है और नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। उसके लिए 15 दिन का समय सीमा तय किया गया है ताकि जब आचार संहिता समाप्त होगी उसके बाद चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, सीधे तौर पर जनता से जुड़ेंगे। जनता को क्या कुछ समस्याएं हो रही है, किस किस तरीके की परेशानी विभाग में आ रही है, तमाम चीज़ों को, समस्या को सरकार दूर करना चाहती है और यही कारण है कि अब जनता जो है सीधे सरकार से आवेदन कर सकती है और इसका निराकरण 15 दिनों के अंदर हो जाएगा। बिल्कुल खोमन, इससे पहले बिहार में भी हमने देखा था कि नीतीश कुमार जिस तरह जनता दरबार लगाते थे और लोगों की परेशानी सुनते थे और समस्या का समाधान किया जाता था, ऐसी ही कुछ पहल अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। और ऐसे में सरकार और जनता के बीच पारदर्शिता के साथ साथ जो एक कनेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं बनेगा और लोग भरोसा जरूर जताएंगे फिर सरकार पर और ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन इस खबर पर जानकारी देने के लिए, लेकिन आप बने रहिएगा क्योंकि एक और
और बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, पहली क्लास के बच्चों को खेल खेल में पढ़ाएंगे शिक्षक। 3 महीने तक खेल खेल में पढ़ाई करेंगे पहली क्लास के बच्चे। प्रदेश के 30,000 शिक्षकों को दिया गया ऑनलाइन प्रशिक्षण। बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत चलाया जाएगा रेडनेस कार्यक्रम। शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक रूप से बच्चों को मिलेगी इस मदद। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, किस तरह पहली क्लास के बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाएगा। जिस तरह प्ले स्कूल के जो बच्चे होते हैं उन्हें खेल खेल में स्कूल में बैठने की शिक्षा दी जाती है, पढ़ाया जाता है, बच्चों के साथ आपसी तालमेल सिखाई जाती है। अब पहली क्लास के बच्चों को भी रायपुर में खेल खेल में शिक्षक पढ़ाएंगे और 3 महीने तक खेल खेल में पढ़ाई करेंगे पहली क्लास के बच्चे। और प्रदेश के 30,000 शिक्षकों को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ खोमन जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी मैं। खोमन, ये रायपुर में एक अच्छी पहल शुरू की गई है, 30,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। अब 3 महीने तक जो पहली क्लास के बच्चे हैं खेल खेल में उन्हें पढ़ाया जाएगा और किस तरह से इसके लिए तैयारी की जा रही है ये भी आप बता दीजिए। तैयारी बड़ी है, क्योंकि जब भी पहली कक्षा में कोई भी जो बच्चा है वो एडमिशन लेता है तो उसके अंदर एक डर होता है, प्रतिज्ञा। हमने देखा है कि कई बार इस जो पहली क्लास में भर्ती होते हैं बच्चे वो रोते हुए स्कूल जाते हैं। तो इसी चीज़ को खेल खेल में जो पढ़ाने का जो सिस्टम लागू किया है इसीलिए लागू किया गया, ताकि जो बच्चे हैं पहली क्लास के बच्चे उनका ध्यान स्कूल में लगे। खेल खेल में जब बच्चे पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ेंगे और यही कारण है कि उनका जो है स्कूल से लगाव होगा। और यही कारण है कि 30,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है ताकि जो पहली क्लास के बच्चे हैं उनको अच्छे से पढ़ाई किया जा सके। किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए उस पर भी काम लगातार शिक्षक को प्रशिक्षण के माध्यम से दिया गया। तो कुल मिलाकर अच्छा एक पहल कह सकते हैं, क्योंकि जो 3 महीने तक जिस जो तरह सीबीएसई स्कूलों में हम देखते हैं कि प्ले स्कूल होता है, पहले प्ले स्कूल में बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप किस तरह से बच्चों के साथ तालमेल बनाएं, किस तरह स्कूल में बैठना सीखें, खेलना कूदना सीखें, पढ़ाई करना सीखें। तो कहीं ना कहीं ये भी इससे ही जो है वो जुड़ा हुआ ये ऐसा अब रायपुर में भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार भी ये पहल कर रही है इसको देखते हुए। देखिए, निश्चित तौर पर यही कारण है, यही उद्देश्य है प्रतिज्ञा कि पहली कक्षा के जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनको कैसे स्कूल के तरफ रुझान कराया जाए। और यही कारण है कि जो खेल खेल में खासकर 3 महीने की जो डेडलाइन तय की है, 3 महीने तक अगर बच्चा कंटिन्यू स्कूल जाएगा और खेल खेल में पढ़ाई करेगा तो उसका पढ़ाई में भी मन लगेगा और शिक्षकों से सीधा जुड़ाव होगा। यही कारण है कि 30,000 शिक्षकों को जो प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि आने वाले दिनों में जो स्कूलों की तरफ बच्चों का रुझान बढ़े। क्योंकि बच्चे रोते हुए स्कूल जाते हैं, तो बच्चे जब खेल खेल में पढ़ाई करेंगे तो हंसते खेलते बच्चे स्कूल जाएंगे। और यही कारण है, सरकार यही चाहती है कि जो बच्चे हैं वो बेहतर भविष्य बना सके। और यही कारण है कि सरकार ने पहली कक्षा से ही इसकी पहल शुरू की है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से तमाम चीज़ों को लेकर बच्चों को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस ओर सरकार काम करने में शुरू कर चुकी है प्रतिज्ञा। बिल्कुल खोमन, और इसका फायदा भी कहीं ना कहीं बच्चों को भी मिलेगा। जिस तरह से वो जाएंगे और पहले खेल खेल में पढ़ाई करना सीखेंगे, उसके बाद स्कूल की तरफ और पढ़ाई की तरफ उनकी रुचि बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भोपाल में आईपीएल फाइनल पर सट्टा लगाते हुए 6 युवकों को पकड़ा गया है। शाहपुरा के एक मकान से हिरासत में लिया गया इन्हें और पुलिस ने सट्टा खेलते हुए 6 युवकों को रंगे हाथों पकड़ा है। 6 मोबाइल फोन और लैपटॉप भी इनके पास से बरामद हुए। लैपटॉप से सट्टे का 1 करोड़ रुपए से अधिक का हिसाब मिला है और पुलिस की आरोपियों से पूछताछ भी अब जारी है। तो देखिए, लगातार सटोरियों पर नकेल कसती हुई नजर तो आ रही है पुलिस, और लेकिन लगातार ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां पर अब तक तो आईपीएल चल रहा था, तो आईपीएल पर जिस तरह से सट्टा लगा रहे थे लोग, तो लगातार उन पर कार्रवाई की जा रही थी। और ऐसे में अब फाइनल पर भी सट्टा लगाते हुए 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। अगली खबर आपको नारायणपुर से बता दें। नारायणपुर में नक्सलियों ने मचाया है उत्पात। 2 बीएसएनएल टावर को आग के हवाले कर दिया। बैनर पोस्टर भी लगाए और छोटे डोंगर थाना अंतर्गत का ये पूरा मामला है। तो नारायणपुर में नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। नारायणपुर से लगातार तस्वीरें आती रहती हैं सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच के मुठभेड़ की, लेकिन नक्सलियों के उत्पात की तस्वीरें भी निकलकर सामने आती हैं और यही वो तस्वीर निकलकर सामने आई एक बार फिर, किस तरह नक्सलियों ने यहाँ पर उत्पात मचाया। 2 बीएसएनएल टावर को आग के हवाले कर दिया है। बैनर पोस्टर भी यहाँ पर लगाए हैं।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संजय ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करूंगी मैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है और आगे क्या कुछ जो सुरक्षा बल है इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि 2 BSNL टावर को जला दिया है नक्सलियों ने। तो देखिए, लगातार नक्सली बैकफुट पर थे। जवानों द्वारा उनके आधार इलाकों में ऑपरेशन चलाए जा रहे थे जहां उन्हें सफलता मिल रही थी। बौखलाए नक्सलियों ने इस बार अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए छोटे डोंगर इलाके में 2 BSNL टावर को आग लगा दी है, साथ ही वहां बैनर पोस्टर लगाए हैं। इसके साथ ही खास बात यह है कि इस इलाके में जो पद्मश्री से सम्मानित वैद्यराज हैं हेमचंद मांझी, उन्हें भी धमकी दी है नक्सलियों ने। नक्सलियों ने आरोप लगाया है कि वहां संचालित खदानों के लिए वैद्यराज काम करते हैं और नक्सलियों ने धमकी देते हुए यहाँ बैनर पोस्टर लगाए हैं। तो ये जो इलाका है, ये इलाका नक्सलियों का मजबूत गढ़ हुआ करता था। यहाँ फिलहाल काफी नए पुलिस कैंप खुले हैं, फोर्स द्वारा लगातार इस इलाके में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लेकिन आज नक्सलियों ने 2 BSNL टावर जला करके एक बार फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और जब इस तरह के टावर जलाए जाते हैं तो इसका एक व्यापक असर होता है, क्योंकि उस इलाके में अभी फिलहाल जितनी भी मोबाइल सुविधाएं हैं वो ठप पड़ गई है, नेटवर्क वहां है नहीं। तो ये एक बड़ा नुकसान जो है वो जनता को उठाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल संजय, और आगे क्या कुछ कार्रवाई इस पर सुरक्षा बल के कर्मी करते हैं इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर आपको कवर्धा से बता दें, जहां पर बीते दिनों हुए हादसे के बावजूद माल ढोने वाली गाड़ियों से सवारियों को ढोया जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि जिस सड़क पर यह दुर्घटना हुई है, फिर उसी सड़क से माल ढोने वाली गाड़ियों से लोगों को ले जाया जा रहा है। हादसे के बाद भी जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ग्रामीण अंचलों में कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो ये कवर्धा से आपको ये तस्वीर दिखा दे कि जिस तरह से अभी हादसा हुआ उसके बाद लोगों को सजग हो जाना चाहिए था, पुलिस प्रशासन को एक्शन मोड में आ जाना चाहिए था कि इस तरह से माल ढोने वाले वाहनों में लोगों को ना लेकर जाया जाए। लेकिन जिस सड़क पर यह हादसा हुआ उसी सड़क पर लगातार उस सड़क से ये निकलकर तस्वीरें आ रही हैं और उसी सड़क पर लोगों को ऐसे लेकर जाया जा रहा है। जिस गाड़ी में माल ढोया जाता है उसमें लोगों को लेकर जाया जा रहा है और एक बड़े हादसे को फिर से दावत कह सकते हैं हम कि लोग यहां पर दे रहे हैं। अगली खबर कटनी से है, जहां बरही पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर पुलिस ने 5,940 किलो अवैध महुए को नष्ट किया है और इस महुए की कीमत 5,94,000 बताई जा रही है। इसका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए किया जाने वाला था। पुलिस ने छिदिया टोला गांव में ये कार्रवाई की है। तो पुलिस ने 5,940 किलो अवैध महुआ नष्ट किया है और ये जो महुआ है इससे शराब बनाई जानी थी और इसको अवैध महुए को नष्ट किया गया और शराब में इस्तेमाल होना था। छिदिया टोला गांव में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की और किस तरह से इसको नष्ट किया गया इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। तूफानी चक्रवात रेमल तबाही मचाने आ रहा है। ऐसी संभावना है कि वो पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकराएगा। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लोगों को सतर्क कर दिया गया है। मछुआरों को समुद्र से निकाल लिया गया है। लेकिन इस तूफान का असर बंगाल तक ही सीमित नहीं है। भारत और बांग्लादेश के इलाकों को भी ये तूफान प्रभावित करेगा। रेमल तूफान तबाही मचाने आ रहा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण और उत्तर 24 परगना तटीय जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां समुद्र की ऊंची लहरें और तेज हवाएं बहने वाली है। बारिश भी कई प्रदेशों में अपना कहर बरपाने वाले हैं। चक्रवात रेमल अब भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है और इसके आज रात पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपारा के बीच पहुंचने की संभावना है। उधर रेमल के अलर्ट के बीच कोलकाता समेत कई शहरों में बारिश शुरू हो गई है। रेमल मॉनसून से पहले के मौसम में बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला चक्रवात है। अनुमान जताया गया है कि इस दौरान 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। यही नहीं, बंगाल के साथ साथ उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में भी रविवार को अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी 27 और 28 मई को अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। तूफान के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों में पहुंचने पर ऊंची लहरों के कारण निचले इलाकों में पानी भर जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। कोस्ट बिटवीन सागर आइलैंड एंड खेपुपुरा का बीच में क्रॉस करेगा, क्लोज टू साउथ वेस्ट मंगोला
मीन्स बांग्लादेश में है, मंगोला के है, उसका साउथ वेस्ट नियर साउथ वेस्ट ऑफ मंगोला घुसने क्रॉस करने वाला है आज मिडनाइट तक। आज 26 में मिडनाइट तक क्रॉस करने का संभावना है। इसका जो मैक्सिमम जो सस्टेन विंड होगा उस क्रॉस करने का टाइम वो है 110 to 120 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 135 किलोमीटर। 21 घंटों के लिए अब उड़ान बंद होगी और ट्रेनें भी कैंसिल रहेंगी। इस तूफान को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट पर आज दोपहर से 21 घंटे के लिए सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कुल 394 उड़ानें कोलकाता हवाई अड्डे से संचालित नहीं होंगी। चक्रवात तूफान के चलते कई ट्रेनें भी कैंसिल कर दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। एनडीआरएफ के अधिकारियों के मुताबिक हवाएं और बारिश तेज होंगी, लेकिन अभी हाल में आए एक तूफान अम्फान जितनी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ हर चुनौती से निपटने के लिए सक्षम है। इसके लिए समुद्र से मछुआरों को निकाल लिया गया है और तटों पर रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। इतनी विंड स्पीड में जो कोस्टल एरिया में, जो खासकर साउथ बंगाल में कोस्टल एरियाज में जो कच्चा हटमेंट्स हैं, कच्चे एम्बैंकमेंट्स हैं, तो एम्बैंकमेंट्स जो है वो स्टॉर्म सर्ज के कारण जो है ब्रीच हो सकते हैं, पानी भर सकता लो लैंग एरिया में, और जो कच्चा हटमेंट्स है और जो हमारे कैटल्स हैं उनको इफेक्ट हो सकता है। कोलकाता से हमारी एक टीम जो है यहाँ पर हसनाबाद में डिप्लॉयड है और जो आने वाला जो साइक्लोन है उससे जो भी खतरा होगा उससे निपटने के लिए हमारी टीम पूर्ण रूप से प्रिपेयर है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी उड़ीसा के तटीय जिलों बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में 26 मई और 27 मई को भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा 27 मई को मयूरभंज में भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर में ज्यादातर जगहों पर हल्की बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। 27 और 28 मई को असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में बारिश का अनुमान है। बिहार के कुछ स्थानों में भी बारिश हो सकती है। अब इस खतरे को लेकर केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है और हाई लेवल मीटिंग भी की गई है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस खतरे से निपटने के लिए कितनी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी में पानी की समस्या से प्रदेश को बचाने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक नई पहल की है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि जल ही जीवन है, इसलिए जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए पर्यावरण दिवस से गंगा दशमी पर्व तक यानी 5 जून से 16 जून तक नमामि गंगे अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत नदी और तालाबों की साफ सफाई कराई जाएगी। समूचा मध्य प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है और इस प्रचंड गर्मी में पानी की समस्या से जुड़ी खबरें भरी पड़ी रहती हैं। भीषण गर्मी में नदी और जलाशयों के सूखने से जहां एक तरफ पानी की समस्या से आम लोगों को दिक्कत होती है, तो वहीं पशु पक्षी भी बूंद बूंद पानी को तरस जाते हैं। इसलिए अब मध्य प्रदेश सूबे के मुखिया मोहन यादव ने 5 जून पर्यावरण दिवस से गंगा दशमी पर्व तक जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए संपूर्ण प्रदेश में अभियान चलाने की बात कही है। 10 दिन की अवधि में हर जिले में जल के स्रोतों जैसे नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि को साफ स्वच्छ रखने और आवश्यकता होने पर उनके गहरीकरण के लिए गतिविधियां संचालित की जाएंगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान का नेतृत्व जनप्रतिनिधि करेंगे और जिला कलेक्टर भी तमाम गतिविधियों की देखरेख करेंगे। 5 जून पर्यावरण दिवस से लगा करके गंगा दशहरा 15 जून का है। ऐसे में 10 जून लगातार 10 दिन का हमारे मध्य प्रदेश में हर जिले में पेयजल के स्रोत, पानी के वापरने के स्रोत जैसे नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी इत्यादि को साफ स्वच्छ रखते हुए जरूरत पड़ेगी तो गहरीकरण, समाज की जनभागीदारी से हमारी चेतना भी जगे और उससे साथ खड़े होकर के जल स्रोत की तरफ भी हमारा संबंध आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि यह अभियान जनभागीदारी से पूरा किया जाना है। ऐसे में उन्होंने इसके लिए सामाजिक संस्थान, शासकीय संस्थान, अशासकीय संस्थान और जन अभियान परिषद से जुड़े संगठनों से यह आह्वान किया है कि वो भी आगे आएं और जल स्रोतों के पुनर्जीवन में अपनी भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 212 से अधिक नदियां हैं जो हमारी पेयजल की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ऐसे में जल ही जीवन है केवल कोई वाक्य नहीं है, बल्कि यह जल स्रोतों की हमारे जीवन में भूमिका से स्पष्ट होता है। हमारी यह पीढ़ी इन जल संरचनाओं की महत्ता से परिचित हो, हमारा संबंध जल संरचनाओं से अधिक प्रगाढ़ हो, यही इस अभियान का मूल उद्देश्य है। और खास इस कारण से भी कि माँ गंगा का ये अवतरण दिवस भी है और माँ गंगा से भारत की संस्कृति दुनिया भर में जानी जाती है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर पूरे चलाए जाने वाले अभियान के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए। मोटे तौर पर इसकी अवधि अभी 10 दिन की रहेगी, 5 जून से लेकर 15 जून तक, और बाद में इसको क्रमशः बढ़ाएंगे। प्रारंभिक रूप से यह अभियान 5 से 15 जून तक चलाया जाएगा। बाद में इस अभियान की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। साथ ही राज्य शासन द्वारा अमृत 2.0 योजना के तहत विभिन्न जल संरचनाओं के नवीनीकरण का कार्य भी सर्वोच्च प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के स्टार प्रचारक दूसरे प्रदेशों के दौरे कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। सीएम मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा जैसे दिग्गज दूसरे प्रदेशों में प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस से सिर्फ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ही दूसरे प्रदेशों में दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस के पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है जो दूसरे प्रदेशों में प्रचार की कमान को संभाल सके। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद एमपी बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी और झारखंड के दौरे पर हैं, या यूं कहें कि देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। चाहे बात हो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, या फिर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की, या वीडी शर्मा की, ये तीनों दिग्गज नेता लगातार दूसरे प्रदेशों के दौरे कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए माहौल बना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो प्रचार की कमान सिर्फ और सिर्फ एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संभाल रखी है। जीतू पटवारी के अलावा एमपी कांग्रेस का कोई भी दिग्गज नेता दूसरे प्रदेशों में प्रचार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। कांग्रेस के अंदर देखिए, कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में नेताओं को भी केंद्र की कांग्रेस ने निठल्ला बना दिया है, निकम्मा बना दिया है, उनको कहीं भेजा ही नहीं गया। और जीतू पटवारी जी जो गए हैं, जो माताओं बहनों में रस और चाशनी ढूंढते थे, और वो भी वहाँ हिमाचल प्रदेश में गए, वहाँ पर जा कर के भी जो सुप्रिया श्रीनेत ने गंभीर टिप्पणी की थी, माताओं महिला बहनों का अस्मिता का मंडी में रेट लगाया था सुप्रिया श्रीनेत, तो उसी बात को वहाँ गए, वहाँ की जनता भी उनको गंभीरता से नहीं लेती। बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक भले ही कुछ राज्यों में चुनावी दौरे कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि संगठन और पार्टी तय करती है कि कौन सा नेता कहां पर रैली करेगा और कहां पर प्रचार प्रसार करेगा। लेकिन इन सब के पीछे की रणनीति को अगर समझें तो कोई भी नेता वहीं पर ज्यादा प्रचार करता है जहां पर या तो उसका प्रभाव होता है या फिर उस नेता का जातिगत फैक्टर काम करता है। बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के कुछ राज्यों में दौरे को लेकर भले ही बीजेपी और कांग्रेस के नेता का यह कहना हो कि पार्टी और संगठन तय करता है कि कौन सा नेता कहां पर रैली करेगा और कहां पर प्रचार प्रसार करेगा, लेकिन इसके पीछे की अगर रणनीति को समझें तो तमाम दिग्गज नेता वहीं पर दौरे करते हैं जहां पर या तो उस नेता का प्रभाव होता है या फिर वहां पर जातिगत फैक्टर उस नेता का काम करता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सुरेश तिवारी, विस्तार न्यूज।